हेलो फ्रेंड्स। तो लूसेंट बायोलॉजी लेक्चर 3 तक हम लोग किए थे लास्ट क्लास। आज जो करेंगे वो लेक्चर 4 करेंगे। और लास्ट क्लास तक हम लोग कोशिका विभाजन किए थे। कोशिका विभाजन में 3 टाइप पढ़े थे हम लोग। पहला था असूत्री कोशिका विभाजन माइटोसिस। दूसरा था समसूत्री कोशिका विभाजन माइटोसिस। और तीसरा था अर्धसूत्री कोशिका विभाजन मियोसिस। तो मियोसिस स्टार्ट किए थे लास्ट क्लास में। तो मियोसिस में भी 2 प्रकार हैं। तो अर्धसूत्री कोशिका विभाजन के भी 2 विभाजन होते हैं। पहला जो विभाजन है वो विषमरूपी विभाजन, हेट्रोटाइपिक डिवीजन या हार्स विभाजन, रिडक्शन विभाजन, या दूसरा विभाजन है समरूप विभाजन, होमोटाइपिक डिवीज़न। ये सब उतना एग्जाम के किसी कंपटीशन एग्जाम के पर्पस से उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, इसलिए इसको बस रीडिंग कर देंगे। तो जैसे कि लास्ट क्लास जो समरूपी विभाजन था, समसूत्री विभाजन था, उसमें भी स्टेज था, अवस्थाएं थी, 5 अवस्थाएं थी। उसी तरह से अर्धसूत्री विभाजन में भी जो 2 प्रकार है उसमें पहला प्रकार जो विषमरूपी विभाजन है उसमें भी कुछ स्टेज है, चरण है। चलिए उसको डिस्कस करते हैं। तो पहला जो है वो है प्रोफेज 1। तो ये प्रोफेज 1 जो है वो सबसे लंबी अवस्था है। ये उस समसूत्री विभाजन की तुलना में, यानी माइटोसिस की तुलना में मियोसिस की पूर्व अवस्था प्रोफेज जो है वो काफ़ी लंबी होती है। और ये इस तरह से प्रोफेज ये एक स्टेज है। उसी तरह से और भी 4 स्टेज है, यानी टोटल 5 स्टेज है। इसमें भी जो पहला स्टेज है इसके अंदर भी आपका 5 चरण है, 5 स्टेज है। तो चलिए उसको डिस्कस करते हैं क्या क्या है। तो इसमें पहला है लैप्टोटीन, दूसरा है जाइगोटीन, तीसरा है पैकेटीन, फिर चौथा है डिप्लोटीन और 5वां है डाइकाइनेसिस। पहला है लैप्टोटीन। लैप्टोटीन एक छोटी अवस्था है। इसमें जो गुणसूत्र होते हैं वो लंबे होते हैं, पतले होते हैं, जिसे हम लोग क्रोमोनिमेटा कहते हैं। इसमें जो क्रोमोमियर है वो अस्पष्ट होते हैं। गुणसूत्रों की संख्या शरीर की अन्य कोशिकाओं की गुणसूत्र की तरह ही द्विगुणित होती है। दूसरा है स्टेज जाइगोटीन। इस अवस्था में समजात गुणसूत्र जोड़ों में व्यवस्थित हो जाते हैं और वे लंबाई में एक दूसरे से सट जाते हैं, और इन जोड़ी गुणसूत्र को बाइवैलेंट्स कहते हैं। सेंट्रियोल एक दूसरे से अलग होकर केंद्र के विपरीत ध्रुवों की ओर चले जाते हैं। लास्ट क्लास में मैंने आपको पिक्चर दिखाया था जिसमें कि 2 छोर को 2 ध्रुव माना गया था, विपरीत ध्रुव। तो उन केंद्र के जो विपरीत ध्रुव है उनकी ओर सेंट्रियोल एक दूसरे से अलग होकर चले जाते हैं। इसमें जो तंतु और एस्टर है उसका भी निर्माण प्रारंभ हो जाता है। प्रोटीन और आरएनए संश्लेषण के फलस्वरूप केंद्रिका जो है वो भी बड़ा हो जाता है। फिर तीसरा स्टेज पैकेटीन। इस अवस्था में जोड़े गुणसूत्र जो बाइवैलेंट सिकुड़ कर छोटे हो जाते हैं और मोटे भी हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त जोड़े गुणसूत्रों का प्रत्येक गुणसूत्र लंबाई में भी विभाजित हो जाता है। इसके फलस्वरूप जो प्रत्येक जोड़ा है गुणसूत्र यानी कि बाइवैलेंट्स, इसमें 4 क्रोमेटिड हो जाते हैं। अब ये क्या हो गया, टेट्रावैलेंट कहलाता है, जिसमें ये टेट्रा का मतलब ही होता है 4। तो जिसमें 2 मातृ और 2 पितृ क्रोमेटिड्स होते हैं। कभी कभी मातृ और पितृ क्रोमेटिड एक या ज़्यादा स्थानों पर एक दूसरे से क्रॉस करते हैं। ऐसे बिंदु पर मातृ और पितृ क्रोमेटिड टूट जाते हैं और एक क्रोमेटिड का टूटा हुआ भाग दूसरे क्रोमेटिड के टूटे स्थान में जुड़ जाता है, जिसको कि क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। फिर इसमें चौथा स्टेज है डिप्लोटीन। इस अवस्था का प्रारंभ उसी समय हो जाता है जिस समय बाइवैलेंट के समजात गुणसूत्र विभाजित होकर टेट्रावैलेंट बना लेते हैं। जो समजात गुणसूत्र हैं वो अलग होने लगते हैं, परंतु जोड़े के 2 सदस्य पूर्ण रूप से अलग नहीं हो पाते क्योंकि वे एक दूसरे से एक्स के रूप में उलझे रहते हैं। और ऐसे स्थानों को क्या कहते हैं, ऐसे स्थानों को काइज़मेटा कहते हैं। फिर जो 5वां स्टेज है डाइकाइनेसिस। इस अवस्था में बाइवैलेंट और अधिक छोटे और मोटे हो जाते हैं और वे केंद्र की दीवार के निकट चले जाते हैं। केंद्रक कला और केंद्रिका जो है इसमें लुप्त हो जाती है और सेंट्रोसोम अलग हो जाते हैं। तर्कु तंतु का निर्माण हो जाता है। स्पिंडल फाइबर जो था
उसका भी निर्माण हो जाता है और काई एजमेटा की संख्या कम होने लगती है। इसके बाद यहाँ पे फिगर दिया हुआ है सारा स्टेज का इसका, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस। उसके बाद ये दूसरा अलग स्टेज आ रहा है मेटाफेज। ये अर्धसूत्री का विभाजन पूरा है। हाँ, प्रथम अर्धसूत्री विभाजन मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। इस तरह से अर्धसूत्री विभाजन में जो विषम रूपी विभाजन है उसका पहला स्टेज हो गया। दूसरा स्टेज है मेटाफेज। मेटाफेज इस अवस्था में प्रत्येक जो बाइवेलेंट है उसके सदस्य सेंट्रोमियर द्वारा तर्कु तंतु स्पिंडल फाइबर के बीचों बीच जुड़े रहते हैं। एक का सेंट्रोमियर दूसरे के सेंट्रोमियर के सामने स्थित होता है। इस प्रकार बाइवेलेंट्स तर्कु के बीचों बीच अर्थात मध्य रेखा पर व्यवस्थित हो जाती है। और ये जो मध्य रेखा है इसका भी फिगर मैंने लास्ट क्लास आपको दिखाया था कि कैसे फिगर है जिसमें कि मध्य की रेखा जो है वो मध्य रेखा है, और स्पिंडल फाइबर्स का फिगर कैसा है वो सब कुछ दिखाए थे। उसको आप देखोगे तो ये समझ में आ जाएगा। उसके बाद तीसरा स्टेज है एनाफेज प्रथम। तो इस अवस्था में बाइवेलेंट्स के सदस्य विकर्षण के फलस्वरूप कोशिकाओं के दोनों ध्रुवों की ओर खिसकने लगते हैं। इस प्रकार जोड़ी गुणसूत्र से दोनों गुणसूत्र बिल्कुल अलग हो जाते हैं और कोशिका के दोनों ध्रुवों पर चले जाते हैं। चौथा फेज क्या है? टेलोफेज प्रथम। ये क्रिया जो है वो समसूत्री विभाजन यानी माइटोसिस की अत्यावस्था के समान ही होती है। अब प्रत्येक गुणसूत्र के दो क्रोमेटिड जिनका शेप क्या है, आकार कैसा कैसा है, एल या भी के आकार में ये व्यवस्थित हो जाते हैं। जो पांचवा अवस्था है वो है साइटोकाइनेसिस। ये उसी प्रकार का होता है जिस प्रकार का समसूत्री विभाजन में होता है। इसके परिणाम स्वरूप दो संतति कोशिकाएं बनती है जिसमें गुणसूत्र की संख्या मातृ कोशिकाओं के ठीक आधी होती है। फिर एक फेज आता है, अवस्था आता है विश्राम अवस्था। ये है हार्स विभाजन एवं समसूत्र विभाजन के बीच की अवस्था को बोलते हैं विश्राम अवस्था या इंटरफेज। इस अवस्था में डीएनए का अनुलिपिकरण यानी रेप्लिकेशन नहीं होता है। इसके शीघ्र पश्चात कोशिकाएं समसूत्र विभाजन यानी म्यूसिस द्वितीय की अवस्था में चली जाती है। फिर अर्धसूत्री विभाजन का जो दूसरा प्रकार है वो है समरूप विभाजन, होमोटाइपिक डिवीजन। यह समसूत्र विभाजन माइटोसिस या तीसरा नाम है इसका द्वितीय अर्धसूत्री विभाजन, सेकेंड म्यूटिक डिवीजन। इसमें क्या होता है कि यह समसूत्री विभाजन का जैसा ही होता है। इसमें समसूत्री विभाजन की तरह ही अवस्थाएं होती है। जो प्रथम अर्धसूत्री विभाजन है उसके पूर्ण होने के पश्चात द्वितीय अर्धसूत्री विभाजन प्रारंभ हो जाता है। और ये द्वितीय अर्धसूत्री विभाजन में 4 अवस्थाएं होती है। क्या क्या होती है? तो पहला है प्रोफेज द्वितीय। इस अवस्था में क्रोमेटिन जाल संघनित यानी कंडेंस्ड होकर गुणसूत्रों के रूप को धारण कर लेती है। इसमें जो गुणसूत्र है वो मोटे और घने हो जाते हैं। फिर दूसरा फेज है मेटाफेज द्वितीय। इस अवस्था में केंद्रिका और केंद्रक झिल्ली दोनों ही गायब हो जाते हैं और गुणसूत्रों के सेंट्रोमियर 2 भागों में विभक्त हो जाते हैं किंतु वे अलग नहीं होते। प्रत्येक गुणसूत्र के दोनों क्रोमेटिड केवल द्विगुणित सेंट्रोमियर द्वारा जुड़े रहते हैं। तर्कु या स्पिंडल बन जाती है और गुणसूत्र तर्कु की मध्य रेखा पर सेंट्रोमियर द्वारा चिपक जाते हैं। इसका भी फिगर दिया हुआ है सारे स्टेज का। देखिए, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, फिर टेलोफेज या संतति कोशिकाएं, ये है द्वितीय अर्धसूत्री विभाजन। इसका तीसरा स्टेज है एनाफेज द्वितीय। इस अवस्था में गुणसूत्र के सेंट्रोमियर विभाजित हो जाते हैं। एक गुणसूत्र के दोनों क्रोमेटिड्स अलग होकर 2 गुणसूत्र बना लेते हैं। नए निर्मित गुणसूत्र तर्कु के विपरीत ध्रुवों पर चले जाते हैं। और चौथा जो स्टेज है इसमें वो है टेलोफेज द्वितीय। ध्रुवों पर स्थित गुणसूत्र के चारों ओर केंद्रकीय झिल्ली बन जाती है। केंद्रिका का निर्माण पुनः हो जाता है। इस प्रकार एक अगुणित केंद्रक से 4 अगुणित केंद्रक बन जाते हैं। इसके पश्चात कोशिका द्रव्य का विभाजन, जिसको साइटोकाइनेसिस बोलते हैं, वो चीज़ होता है और एक कोशिका से 2 कोशिकाएं बन जाती है।
इस प्रकार अर्धसूत्री विभाजन के पूर्ण होने के पश्चात एक द्विगुणित कोशिका यानी 2n से 4 अगुणित कोशिकाओं n का निर्माण होता है। अर्धसूत्री विभाजन का महत्व क्या है? तो सिग्निफिकेंस क्या है म्यूसिस का? तो इसमें दो सिग्निफिकेंस, दो महत्व दिया गया है। पहला है कि गुणसूत्रों की संख्या कम हो जाती है। दूसरा है इसमें जो जेनेटिक मटेरियल है उसका एक्सचेंज, अदला बदली हो जाता है, आनुवंशिक पदार्थों की अदला बदली। तो पहला है गुणसूत्र की संख्या में न्यूनीकरण यानी रिडक्शन, कम हो जाना। तो रिडक्शन इन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, इस विभाजन के परिणाम स्वरूप शुक्राणु और अंडाणु जनन कोशिकाएं बनते हैं जिनमें गुणसूत्रों की संख्या आधी होती है, और निषेचन के बाद बनी जो कायिक कोशिका है उसमें फिर गुणसूत्रों की संख्या दुगुनी हो जाती है, जो जनकों में सामान्य संख्या होती है। दूसरा है आनुवंशिक पदार्थों की अदला बदली, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल। तो बस इम्पॉर्टेंट क्या है कि क्या क्या इसका महत्व है अर्धसूत्री विभाजन का, तो ये जो रेड में है यही बस इम्पॉर्टेंट है कि गुणसूत्रों की संख्या कम हो जाती है, और दूसरा है कि आनुवंशिक पदार्थों की अदला बदली होती है। तो सेकेंड नंबर जो उसमें है, अर्धसूत्री विभाजन के समय क्रोमेटिन पदार्थ का आपस में आदान प्रदान होता है। इसके फलस्वरूप नर जनक और मादा जनक के गुणों का भली भांति मिश्रण होता है। इससे जो संतान है, संतानों के अच्छे गुणों के समावेश की संभावना जो है अधिक प्रबल हो जाती है। इस तरह से एक्सचेंज होता है, अदला बदली होता है जेनेटिक मटेरियल। अब आते हैं ये जो दो विभाजन है, समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन, इसमें बेसिक डिफरेंस क्या है, इसमें अंतर क्या है? तो समसूत्री विभाजन इसमें कायिक कोशिकाओं यानी सोमेटिक सेल में होता है। तो कायिक कोशिका तो बताए थे जो कि जनन के लिए जो उत्तरदायी नहीं होते, वो कोशिकाएं कायिक कोशिकाएं कहलाती हैं। तो यह जो है समसूत्री विभाजन जो है वो किस में होता है? तो कायिक कोशिकाओं में होता है, और जिसके फलस्वरूप जीवों यानी पौधे हो या जंतु दोनों में वृद्धि या टूटे फूटे भाग जो अपने आप मरम्मत हो जाती है, ये सब चीज़ उत्तरदायी होता है। इस विभाजन से ही ये सब होता है, पौधों में वृद्धि होना या जंतु में वृद्धि होना या कहीं पे चोट लगा तो उसका ठीक होना। ये या तो पौधा है तो उसमें कहीं यदि टूटा हुआ भाग है तो उस पार्ट का भी फिर से ब्रांच या शाखा निकलना, ये सब इस विभाजन के उस पौधे में या जंतुओं में समसूत्री विभाजन होता है, जिसकी वजह से ही पॉसिबल होता है। अर्धसूत्री विभाजन ये केवल जनन कोशिकाओं में होता है, जिसके फलस्वरूप इसके द्वारा जो जीव है, पौधा हो या जंतु हो, उसमें एक पीढ़ी का जो गुण है वो दूसरी पीढ़ी में जाता है। उसके बाद दूसरा पॉइंट है कि समसूत्री विभाजन, ये विभाजन केवल एक चरण में पूर्ण हो जाता है, लेकिन अर्धसूत्री विभाजन है इसमें 2 चरण चाहिए। फिर समसूत्री विभाजन में क्रॉसिंग ओवर नहीं होता है, लेकिन अर्धसूत्री विभाजन में क्रॉसिंग ओवर होता है। इसमें गुणसूत्र के जो अर्ध गुणसूत्र है, क्रोमेटिड्स है, उसका आदान प्रदान होता है, जिससे कि क्रॉसिंग ओवर होता है। चौथा पॉइंट है कि समसूत्री विभाजन में पूर्व अवस्था यानी प्रोफेज जो है वो बाकी की यानी अर्धसूत्री की तुलना में छोटी होती है, लेकिन अर्धसूत्री में ये पूर्व अवस्था जो है वो काफ़ी बड़ी होने से उसे 5 उप अवस्थाओं में विभाजित किया जाता है। इसके भी 5, जो पहला फेज है उसमें भी 5 चरण है इसमें, तो इस तरह से ये लंबी होती है ये अवस्था। 5वां पॉइंट है कि समसूत्री विभाजन में गुणसूत्र के जोड़े नहीं बनते हैं, लेकिन अर्धसूत्री विभाजन में समजात गुणसूत्र के जोड़े बनते हैं, जिसे युग्मित गुणसूत्र कहते हैं। समसूत्री विभाजन में संतति कोशिकाओं की गुणसूत्रों की संख्या मातृ कोशिकाओं के बराबर रह जाती है, लेकिन इसमें आधी हो जाती है। तो अर्धसूत्री विभाजन में संतति कोशिकाओं की गुणसूत्र की संख्या जो है वो मातृ कोशिकाओं की आधी रह जाती है। समसूत्री विभाजन में अर्ध गुणसूत्र लंबे और पतले होते हैं, लेकिन अर्धसूत्री विभाजन में अर्ध गुणसूत्र छोटे और मोटे होते हैं। 8वां पॉइंट है कि समसूत्री विभाजन में पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति अवश्य बनती है, लेकिन अर्धसूत्री विभाजन जो है वो कोशिका पादप कोशिकाओं में प्रथम अत्यावस्था यानी टेलोफेज प्रथम के पश्चात कोशिका भित्ति सदैव नहीं बनती है, हमेशा नहीं बनता कोशिका भित्ति इसमें।
उसके बाद जो लास्ट पॉइंट है वो समसूत्री विभाजन के परिणाम स्वरूप 2 संतति कोशिकाओं का निर्माण होता है, लेकिन इसमें 4 संतति कोशिकाओं का, अर्धसूत्री विभाजन के परिणाम स्वरूप जो है वो 4 संतति कोशिकाओं का निर्माण होता है। अभी तक जो पढ़े हैं लेक्चर 3 में और 4 में, उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे दिए हुए हैं, महत्वपूर्ण तत्व। तो ये जो वर्ड है माइटोसिस, इस पे सबसे पहले अध्ययन किसने किया और ये शब्द सबसे पहले किसने यूज़ किया या बोला? तो समसूत्री विभाजन या माइटोसिस, इस पे अध्ययन 1882 ईस्वी में सबसे पहले फ्लेमिंग ने किया था। और ये किसका है? जंतु या पादप कोशिका, दो अलग अलग कोशिका हो रहा है। तो जंतु कोशिकाओं में जो समसूत्री विभाजन है, माइटोसिस है, उसका अध्ययन सबसे पहले फ्लेमिंग ने 1882 ईस्वी में किया। यह शब्द भी सबसे पहले इन्होंने ही यूज़ किया है, फ्लेमिंग ने ही। फिर दूसरा वर्ड आ रहा है अर्धसूत्री विभाजन यानी कि मियोसिस, ये शब्द सबसे पहले किन्होंने यूज़ किया? तो ये फार्मर और मूरे ने किया। उसके बाद तीसरा वर्ड है केंद्रक का विभाजन, जिसको कैरियोकाइनेसिस बोला जा रहा है। इस वर्ड का सबसे पहले यूज जो है स्केनेडर ने किया। फिर चौथा पॉइंट है कोशिका द्रव्य विभाजन, जिसको साइटोकाइनेसिस बोलते हैं। तो ये साइटोकाइनेसिस शब्द भी सबसे पहले 1887 ईस्वी में व्हाइटमैन ने यूज़ किया है। तो ये इंपॉर्टेंट 4 पॉइंट है। ये विषाणु वायरस जो है नेक्स्ट क्लास करेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।